हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैंने आप लोगों से कहा था कि मंडे से क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। आज शायद 4 अगस्त है। हाँ, आज 4 अगस्त है और 4 तारीख से अब आपकी क्लास एवरी वीक लगेंगी। क्लासेस का शेड्यूल हालांकि मैं पहले इंट्रो वीडियो में बता चुका, पर फिर एक बार आपको आप लोगों को रिमाइंड करा दे रहा हूँ। आपकी शुरुआत के वीक में जो 4 दिन होंगे, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इसमें आपको ग्रामर पढ़ाई जाएगी। ग्रामर कहाँ से पढ़ाई जाएगी? तो एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाई जाएगी, जहाँ से आप लोग बचपन में स्कूलों में पढ़ा करते थे। और फिर बचे हुए इस हफ्ते के 3 दिन, वीक के जो 3 दिन बचे होंगे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इसमें आपको वोकैबलरी पढ़ाई जाएगी। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ वोकैब। लेकिन वोकैब का थोड़ा सा कहानी अलग है कि ये जो वोकैब है, जिस फ्राइडे और सैटरडे में जो पढ़ाई जाएगी, उस वोकैब में हम आपको पढ़ाएंगे साइनो, एंटो और मिस स्पेल्ट। ठीक, मिस स्पेल्ट, मिस स्पेल्ट। ठीक। और संडे को हम क्या पढ़ाएंगे? संडे को हम पढ़ाएंगे ईडीएम और ओडब्ल्यूएस। वोकैबलरी का कुछ पार्ट और होता है। वोकैबलरी में पार्ट होते हैं फिक्स प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब। ये थोड़े बाद में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन पढ़ाए ज़रूर जाएंगे। जैसे ही आप लोग थोड़ा अच्छे लेवल, ठीक ठाक लेवल पे पहुंच जाएंगे, कम से कम 12-13 लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएंगे वोकैब के, उसके बाद आप हम वोकैब में ये पढ़ाएंगे। लेकिन संडे को हम और भी क्या कर सकते हैं? ईडीएम और ओडब्ल्यूएस। लेकिन कभी कभी यहाँ पे रिवीजन होगा। रिवीजन कैसे होगा? किस चीज़ का होगा? वोकैब का ही रिवीजन होगा, ग्रामर का नहीं होगा, बता देता हूँ। तो वोकैब के रिवीजन में आपका क्या कहानी होगी कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कराया जाएगा। तो ये तो हमारा बेसिक था। आज क्लासेस रेगुलर हो गई हैं मंडे से। तो आज हम पहले अपना इंट्रो तो हम दे चुके थे वीडियो में। आज हम अपनी इंट्रो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो का नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस तो आपको पता है, सेंटेंस कई चीज़ों से मिलके बना होता है, उसके कई पार्ट्स होते हैं। आज हम उन पार्ट्स को ही डिफाइन करेंगे, उन पार्ट्स को ही समझेंगे, उन पार्ट्स के बारे में ही बात करेंगे पूरी वीडियो में। ठीक है? ज़्यादा पार्ट्स होते नहीं हैं, फिर भी हम आपको पार्ट्स समझा देते हैं। बेसिक बेसिक चीज़ें बोल देते हैं। सबसे पहले नाउन होता है आपका एक पार्ट, अभी हम इसको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, फिर एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है और कंजक्शन होता है। इनमें एक और पार्ट आता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं पूछा जाता एसएससी एग्जामिनेशंस में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, वो होता है इंटरजेक्शन। हालांकि पूछा ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए सब चीज़ें, किसी भी और एग्जामिनेशंस के लिए हो तो। कुछ रह तो नहीं गया? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं रह गया। तो इनके बारे में हम डीपली थोड़ा जानेंगे, और सेंटेंसेस के बारे में कि क्या कैसे होता है और क्या होते हैं नाउन्स वगैरह। तो सबसे पहले हम नाउन की बात करते हैं। नाउन क्या होता है? आपने डेफिनेशन हमेशा ही सुनी होगी और जनरली आप लोग सुनते ही होंगे, या अगर आप लोग पढ़े हैं बचपन में और बच्चों को अभी ट्यूशन्स देते हैं तो पढ़ा होगा। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है कि नाउन किसी चीज़ का नाम हो सकता है। नाम किस चीज़ का? या तो किसी आदमी का नाम यानी पर्सन, प्लेस यानी किसी जगह का नाम, थिंग यानी किसी वस्तु का नाम। पर्सन, प्लेस एंड थिंग, और एनिमल्स भी हैं इसमें। एनिमल भी नाउन ही में काउंट होते हैं। तो आप ये नहीं सोचेंगे एनिमल्स नहीं लिखा तो अलग, या फिर आइडियाज़ जो होते हैं वो भी इसी में काउंट होते हैं। नाउन किस तरीके से काम करते हैं एक सेंटेंस में? एक जो सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस है, ये फुल स्टॉप है यहाँ पे। तो एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो देखो, ये सेंटेंस लिखा विशाल बॉट अ बुक। तो विशाल बॉट अ बुक, विशाल ने एक किताब खरीदी। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मतलब हम अगर बेसिक से हैं तो नाउन, पहले तो हमें ये पता है कि जो विशाल है वो क्या है? एक नाम है। और नाम क्या होता है? हमने अभी ऊपर पढ़ा, यहाँ पे पर्सन का किसी भी नाम होता है तो वो नाउन होता है। तो ये नाउन होता है। ठीक है? अब वर्ड पे नहीं जाते, बुक पे आते हैं पहले तो। बुक क्या होती है? बुक कोई चीज़ होती है, थिंग होती है, और थिंग जो होती है उनको भी हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये विशाल या ये विशाल में कौन सा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और कौन सा
ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये हम कैसे इस सेंटेंस के थ्रू जान पाएंगे कि विशाल जो है यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है और बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मतलब विशाल क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट या बुक। अब डिपेंड तो यही करता है। हम मान के चलते हैं कि ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेसिफाई तो दिया नहीं, तो हम पहचानेंगे कैसे। तो देखो हिंदी में थोड़ा समझना आसान है कि जो चीज़ काम कर रही होती है, जो काम कर रही होती है हिंदी में, और जिस पर काम हो रहा होता है, तो जो काम कर रही होती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने कर्ता जिस पे काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो जिस सॉरी सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे विशाल बॉट अ बुक, तो विशाल ने एक किताब खरीदी, ये मीनिंग निकल के आ रहा है अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है बेसिक। तो विशाल बॉट अ बुक। अब विशाल यहाँ पे क्या कर रहा है, विशाल कुछ कर रहा है ना, तो विशाल एक किताब खरीद रहा है या विशाल ने एक किताब खरीदी। तो विशाल बॉट आ बुक, विशाल यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि विशाल काम किस पे हो रहा है, किताब पे हो रहा है। क्यों, विशाल ने क्या खरीदा, तो एक किताब खरीदी। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, ना कि सब्जेक्ट की तरह, ठीक है। तो विशाल सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है और बुक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। बॉट यहाँ पे वर्ब है जो आगे आपको बताएंगे, और आ यहाँ पे आर्टिकल है। ओके, अगली स्पीच, अगले पार्ट्स पे जाते हैं स्पीच के, तो वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? A pronoun is a word which is used in a place of noun, है ना। तो सिंपल है कि a word, जो मतलब एक ऐसी चीज़, a pronoun is a word जहाँ पे नाउन की जगह पे यूज होता है। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है कि ही क्या है, ही एक प्रोनाउन है। हम कैसे पहचानेंगे ही प्रोनाउन है? जो भी नाउन को रिप्लेस करता है, क्या हमने कहा था, नाउन क्या हो सकता है, नाउन एक सब्जेक्ट का नाम हो सकता है, एक थिंग का नाम हो सकता है, एक प्लेस का नाम। क्या ही इसमें से किसी सब्जेक्ट, किसी पर्सन का नाम है, कहोगे नहीं। क्या थिंग का नाम है, कहोगे नहीं। क्या किसी जगह का नाम है, कहोगे नहीं। तो ये क्या है, और ये क्या है, सेंटेंस भी देखा जाए, ही बॉट अ बुक, उसने वह किताब, उसने यह किताब खरीदी, उसने एक किताब खरीदी, सॉरी। तो उसने शब्द यहाँ पे आ रहा है इसके मीनिंग में, है ना। तो ही यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा, ही एक प्रोनाउन है, क्यों है, क्योंकि एक नाउन की जगह आया। और बुक क्या है, बुक भी एक नाउन है, जो एक थिंग का नाम है, एक वस्तु का नाम है। बॉट क्या है, बॉट किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इसके सेंटेंस में, इस सेंटेंस में बॉट एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी भी वर्ब की भी कई फॉर्म्स होती हैं, 4 फॉर्म में होती हैं, पर बेसिकली 3 ही होती है, 1, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ में होते हैं, फोर्थ में जो होता है बेस फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ देते हैं, बस इतना ही काम होता है। तो वर्ब अभी आगे पढ़ेंगे। ही बॉट आ बुक, तो उसने वह किताब खरीदी। तो उसने को यहाँ पर क्या होना चाहिए, किसी का नाम होना चाहिए, या उसने किसको, किसी नाम को रिप्रेजेंट किया। हम प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि किसी बड़े सेंटेंस में बार बार नाउन का रिपीटिशन रोका जा सके, बार बार नाउन आना। विशाल बॉट आ बुक, ठीक, और विशाल स्विमिंग, विशाल बॉट अ पेन, ऐसे करके हमने बहुत सारे सेंटेंस लिख दिए, तो बार बार विशाल आ रहा है और वो एक ही पूरे पैराग्राफ में, एक ही पैरा का पार्ट है। तो हम विशाल की जगह पे पहली बार जब हम लिखेंगे तो विशाल ही लिखेंगे, लेकिन बाद में जब हम इस विशाल को नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे ही का इस्तेमाल करेंगे। अब ही का ही इस्तेमाल क्यों करेंगे, ये आगे आने वाली क्लास में आपको पता चल जाएगा। फिर अगला है अ वर्ब। वर्ब क्या होता है, अ वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शंस और बीइंग। एक्शंस क्या होता है, एक्शन जो हम काम कर रहे हैं वो एक्शन कहलाता है। किसी चीज़ पे हम कोई काम कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस पढ़ोगे तो लिखा है मुकेश स्टोल अ रिंग। तो इस सेंटेंस में स्टोल जो है वो एक वर्ब है, क्यों है, क्योंकि ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर, कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है। राहुल क्या है, राहुल एक नाउन है, क्यों है राहुल एक नाउन, क्योंकि ये एक नाम है किसी पर्सन का, सॉरी राहुल नहीं, सॉरी मुकेश, मुकेश, हाँ मुकेश एक नाउन है। और जो रिंग है, रिंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक नाउन है और वर्ब का इफेक्ट इसी पर हो रहा है। अब देखो ये तो हमने बता दिया था कि ये क्या होगा, ये एज आ सब्जेक्ट काम करेगा, और क्या है ये एक नाउन है। लेकिन रिंग कैसे काम करेगा, रिंग एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये एक थिंग है, थिंग का नाम है, लेकिन है तो ये भी नाउन ही। स्टोल क्या है, स्टोल वर्ब है, क्योंकि ये एक्सप्रेस कर रही है किसको, एक्शंस को। एक्शंस कैसे, जो हो रहे हैं, किस पे हो रहे हैं, इस रिंग पे हो रहे हैं, ठीक है।
इतनी बात समझ में आई, ये वर्ब का था। फिर अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। हम पहले तो नाउन मोहन के बारे में लिखते हैं, तो मोहन क्या है? मोहन है सब्जेक्ट। बॉट क्या है? बॉट क्या है? वर्ब, क्योंकि एक्शन एक्शन बता रही है। हाउस क्या है? हाउस है ऑब्जेक्ट, लेकिन है तो नाउन। बिग क्या है? पता नहीं, अभी देखते हैं। मतलब ये आर्टिकल है। बिग क्या है? बिग एक एडजेक्टिव है। हाउस के बारे में कोई अनदर इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ना कि मोहन कह रहे हैं मोहन ने एक घर खरीदा। मोहन ने एक बहुत बड़ा घर खरीदा। तो हाउस के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यानी मोहन बॉट अ बिग हाउस। ओके। तो बिग यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यह एडजेक्टिव होता है। फिर एडवर्ब है। एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव और एन वर्ब। देखो, हमने ये तो सुना होगा, अगर हमने पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ वर्ब, लेकिन ये भी सुना होगा, लेकिन शायद आप लोगों ने छोटी क्लास में ये ना सुना हो सकता है सुना भी हो, पढ़ा है। हालांकि वो लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग इतना याद नहीं रहते, ये चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। ये वही तो चीज़ दिमाग में रहती है, अगर आपने बचपन से अच्छे हैं पढ़ाई में, तो ये भी पता होगा। तो ये है रोहन। रोहन क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन। रोहन किसी पर्सन का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, तो ये क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, सिंपल। वॉक्स यहाँ पे क्या है? वॉक्स एक एक्शन पर करिए। रोहन वॉक्स, रोहन वॉक्स, तो वॉक्स क्या है? एक एक्शन है। एक्शन क्या होता है? वर्ब। अब यहाँ पे स्लोली क्या है? क्या ये यहाँ पे स्लोली ऑब्जेक्ट है? रोहन वॉक स्लोली? नहीं, ऑब्जेक्ट। रोहन स्लोली पे तो कोई काम नहीं हो रहा, स्लोली पे तो कोई काम हो नहीं रहा। तो क्या ये एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको ये क्वालिफाई करे, है ना? तो वो तो एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन क्या ये यहाँ पे एडवर्ब है? हाँ, यहाँ पे ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वॉक स्लोली, ये वॉक के बारे में कुछ बता रहा है कि वह धीमे चल रहा था, रोहन धीमे धीमे चला था, तो यहाँ पे स्लोली एडवर्ब है। ये तो आपका पहला है कि एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। अब एन एडजेक्टिव के बारे में बताया जाए, तो जैसे जैसे अभी एक सेंटेंस था पीछे, मोहन बॉट आ बिग हाउस था, पर यहाँ पे लिखेंगे आ वेरी बिग हाउस। तो मोहन ने एक बड़ा घर खरीदा। हमने अभी पिछले जो एडजेक्टिव वाले में, तो ये मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। बॉट क्या है? वर्ब है, क्योंकि एक्शन दे रही है। आ क्या है? आर्टिकल है, आगे बताएंगे, लोग डिटर्मिनर भी बोलते हैं। बिग क्या है? एडजेक्टिव है, जैसे पीछे सेंटेंस में एडजेक्टिव वाले में बताया था, ये सेम सेंटेंस में वेरी शब्द एक्स्ट्रा जुड़ा है। हाउस क्या है? हाउस एक ऑब्जेक्ट है, जो कि नाउन भी हो सकता, नाउन है। वेरी क्या है? मोहन बॉट आ बिग हाउस। मोहन ने एक बड़ा घर खरीदा। लेकिन वेरी क्या कर रहा है? वेरी इस चीज की इंटेंसिटी बढ़ा दे रहा है, इस चीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मोहन बॉट अ वेरी बिग हाउस, यानी मोहन ने एक बहुत बड़ा घर खरीदा। यहाँ पे वेरी एडवर्ब का काम कर रहा है, जो कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। अब एक सेंटेंस अनदर वर्ड वर्ब के लिए, शी ran वेरी क्विकली। ये मान लेते हैं एक सेंटेंस, ठीक है। शी यहाँ पे क्या है? तो आप कहेंगे शी यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, लेकिन है क्या? प्रोनाउन है, क्योंकि शी प्रोनाउन है, ठीक है। रेन क्या है यहाँ पे? रेन एक वर्ब है, जो एक्सप्रेशन बता रही है। क्विकली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है, जो किसे क्वालिफाई कर रहा है? जो क्वालिफाई कर रहा है रेन को। शी रेन क्विकली ऐसे भी लिख सकते थे, पर वेरी लगा के हमने यहाँ पे क्या किया? वेरी भी एक एडवर्ब है। वह बहुत तेज गई, बहुत जल्दी गई, बहुत तेजी से गई, तो शी रेन वेरी क्विकली। ये वेरी क्विकली की इंटेंसिटी है, यहाँ पे वेरी एडवर्ब है, और यहाँ पे भी वेरी क्विकली एडवर्ब है, और ये दोनों एक दूसरे को क्वालिफाई, मतलब दोनों नहीं, सॉरी, ये सेंटेंस इसको क्वालिफाई कर रहा है और ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये था कि एन एडवर्ब क्वालिफाइज और अनदर एडवर्ब, उसका एग्जांपल ये है। कंजक्शन। कंजक्शन की बात की जाए, तो कंजक्शन क्या करता है? जॉइंट्स करता है। जॉइंट्स किन्हें करता है? जो जितने भी वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, इन सबको या क्लोजेस को, लेकिन सेम सेम थिंग्स को, जैसे वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, और क्लोज क्लॉज को क्लॉज से। अब कंजक्शन जॉइंट वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉज। जैसे यहाँ पे राम क्या है? राम एक सब्जेक्ट है, पर राम किसी का नाम है, तो ये नाउन होगा।
श्याम क्या है, श्याम भी यहाँ पे एक सब्जेक्ट है क्योंकि ये एक नाम है, ना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट जो कि प्लेइंग है वर्ब जो कि मेन वर्ब है, आर है हेल्पिंग वर्ब, एंड क्या है, एंड कंजक्शन है। कंजक्शन का काम होता है वर्ड्स को जोड़ना, राम और श्याम को जोड़ना, किस काम के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। क्यों क्रिकेट, राम और श्याम, हम यहाँ पे और भी लिख सकते थे जैसे ये और भी, तो और अलग होता है राम और श्याम, यहाँ पे राम और श्याम का मतलब राम या श्याम, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे जो कंजक्शन वर्ड आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस प्लूरल बनेगा, सिंगुलर बनेगा या कैसा बनेगा। लेकिन राम एंड श्याम, एंड शब्द इन दोनों को आपस में जोड़ा है, राम और श्याम क्रिकेट खेलने जाएंगे, जाते हैं, ठीक है। तो राम और श्याम जा रहे हैं, ओके। राम और श्याम को आपस में जोड़ने वाला वर्ड कंजक्शन है, क्लोजेस्ट को जोड़ने वाला वर्ड कंजक्शन है। फिर प्रपोजिशन, प्रपोजिशन एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है किसी सेंटेंस में, जैसे जो रिलेट करता है किसी नाउन से, प्रोनाउन से, या किसी भी अनदर वर्ड ऑफ सेंटेंस से। या कहते हैं कि ये प्रपोजिशन जो वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ जाए, टू फ्रॉम अ फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस, ठीक है। प्रपोजिशन के फंक्शंस क्या होते हैं, सेंटेंस में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए, जोड़े जाने वाले नाउन या प्रोनाउन को किसी चीज़ से कनेक्ट करने के लिए। तो इसमें आई क्या है, आई एक सब्जेक्ट है, सौ क्या है, सौ एक वर्ब है, स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट है, इन क्या है, प्रपोजिशन है। लेकिन पार्क, ये पार्क होगा, पार्कन नहीं होगा, ये पार्क एक प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन पार्क एक नाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन ये प्रपोजिशन के बाद आ रहा है इसलिए। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है, इस सेंटेंस में इन एक प्रपोजिशन है क्योंकि वही अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस जो कि एक अ पार्क है, जो वर्ड अदर वर्ड ऑफ सेंटेंस अ पार्क है, को नाउन, नाउन क्या है, नाउन आई है, को नाउन आई से जोड़ने का काम कर रहा है। और और पार्क जो है प्रपोजिशन इनको ऑब्जेक्ट बनाने का काम कर रहा है, यानी वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पार्क जो है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमने कितने पढ़ लिए, एक और जो हमने एक्स्ट्रा बताया था आपको वो और बता देता, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बहुत इजी रहता है और सभी लोग कर लेते हैं, जैसे कि इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस और फीलिंग्स। वर्ड होते हैं हुर्रे, हैप्पीनेस दिखाता है, सॉरो और प्लीज, काइंड, ये सारे वर्ड्स, ये सभी वर्ड्स आपके इमोशंस दिखाते हैं, सॉरो दुखी का, प्लीज मतलब किसी चीज़ की विनती करना, काइंड दयालुता दिखाता है, ऐसे सभी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हुर्रे क्या है, हुर्रे शब्द के बाद जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, और जनरली एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ ही जाता है, तो वो सभी इंटरजेक्शंस होते हैं। हालांकि ये एसएससी लेवल पे नहीं पूछे जाते क्वेश्चंस, पर उसमें सीडीएस एनडीए में ये क्वेश्चंस आते हैं और जनरली आ ही जाते हैं, पूछ लिया जाता है जैसे कि ये क्या है, ये क्या है। सीडीएस एनडीए का क्या होता है, ये पूछ लेंगे, ये यहाँ पे वी क्या है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, तो हमें बताना होता सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वन क्या है, दा क्या है, मैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एनडीए और सीडीएस के लिए भी पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए है बेनिफिशियरी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है, और आपके क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं। तो इस सेंटेंस में क्या, हुर्रे जो है वो इंटरजेक्शन है क्योंकि वो सेंटेंस में जॉय वाली मतलब खुशी वाली फीलिंग को या इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है। वी क्या है, वी सब्जेक्ट है क्योंकि वो एक्शन, एक्शन वर्ब वन का डूअर है, मतलब उस पर काम हो रहा है, वी वन द मैच, डूअर है, ठीक है, रिसीवर नहीं है। तो मैच ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक्शन वर्ब एफ का इफेक्ट वन पे मतलब मैच पे पड़ रहा है, हमने क्या किया, हमने क्या जीता, मैच जीता, ठीक। ये तो बेसिक बेसिक एडवांस डेफिनेशंस थी। अब मैं कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश आपको कर आप लोगों को कर रहा, आप देखो कर पाता कि नहीं। सबसे पहले तो नाउन है, ब्लड रिलेशन बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर रीजनिंग पढ़ी होगी तो ब्लड रिलेशन जानते होंगे, नहीं भी पढ़ी होगी तो भी जानते ही होंगे। नाउन का एक बेटा है जो एडजेक्टिव है, प्रोनाउन का भी एक बेटा है जो वर्ब है, नाउन मतलब इन दोनों का ही बेटा है, दोनों भाई भाई हैं। और वर्ब का एक बेटा है जो जो क्या है, वर्ब का एक बेटा क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अब देखो नाउन क्या है, नाउन एक परिवार में पिता की तरह काम करता है, लेकिन प्रोनाउन एक काम क्या करता है, प्रोनाउन एक माता की तरह काम करता है। पिताजी जब होते हैं घर में तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही जो होती है वो पिता की होती है। पर किसी कारणवश अपने पिताजी बाहर जाते हैं, घूमने चले जाते हैं या कहीं आउट ऑफ सिटी होते हैं एज अ जॉब प्रोफेशन की वजह से, तो सारी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो प्रोनाउन पे आ जाती है, यानी कि हमारी माँ पे आ जाती है, माता जी पे आ जाती है। तो माता जी क्या करती है, नाउन को रिप्लेस करती है। नाउन को कौन रिप्लेस करता है, हमारी पिताजी को कौन रिप्लेस करता है, हमारी माता जी। अपनी फैमिली से थोड़ा
कोशिश करिएगा तो लिंक करने की, तो आप सीधी समझ जाएंगे। नाउन को कौन रिप्लेस करेगा? प्रोनाउन। क्यों करेगा? किसकी एब्सेंस में करेगा? नाउन की एब्सेंस में प्रोनाउन रिप्लेस करता है। ठीक है। अब नाउन का एक बेटा है एडजेक्टिव, प्रोनाउन मतलब नाउन के दो बेटे हैं, एडजेक्टिव और वर्ब, और प्रोनाउन के भी दो हैं। लेकिन देखो, एडजेक्टिव जो है वो बस नाउन का चाहिता है, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेता। छोटा बेटा है ये, छोटा वाला भाई है, छोटा भाई है या छोटा बेटा है, जिससे बस घर में प्यार मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं मिलती है। और बस वो नाउन का मान सम्मान बढ़ाता है, नाउन को रिस्पेक्ट देता है। पिताजी का चाहिता है, पिताजी के लाडला है। ठीक है। हालांकि माँ का भी लाडला है, पर पिताजी का ज़्यादा लाडला है। एडजेक्टिव जो है दोनों का ही लाडला है कहने को। एडजेक्टिव नाउन का भी लाडला है, प्रोनाउन का लाडला है, क्योंकि छोटा बेटा है, छोटे बेटे करके लाडले होते हैं, छोटे बच्चा है। लेकिन वर्ब जो है वो घर का बड़ा है, और बड़ा है तो भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, जिम्मेदारी होगी। तो नाउन और प्रोनाउन में, नाउन और सॉरी वर्ब में, वर्ब बड़ा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा? एक सेंटेंस बनाना होगा, अगर कोई भी सेंटेंस, जैसे ये है मुकेश, तो मुकेश में नाउन की जरूरत है, यानी पिता की जरूरत है। स्टोर यानी वर्ब की जरूरत है। इन दोनों की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, बिना इसके कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है कभी भी। ठीक है। एक्सेप्शंस भी होते हैं कुछ, वरना आप कहें कि बनता है सर, बनता है, लेकिन वर्ब नहीं बनता है। अब एडजेक्टिव जो है चाहिता होता है, चाहिता होता है तो वो पिताजी का ईमान बढ़ाता है, माताजी का ईमान बढ़ाता है। ठीक है। तो वो एडजेक्टिव होता है, यानी कि इन दोनों को, नाउन को और प्रोनाउन को, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। लेकिन वर्ब जो है वो बड़ा है, वो रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि है प्रोनाउन नाउन का बेटा, इसके बिना घर नहीं चल सकता, क्योंकि पिताजी के एब्सेंस में जो जिम्मेदारियां होती हैं, या पिताजी के साथ जो जिम्मेदारियां निभानी होती है, वो वर्ब ही निभाता है। वर्ब का भी एक बेटा है जो एडवर्ब है, जिस पे वर्ब को बड़ा नाज है कि भाई ये मेरा बेटा है, ये मेरे बेटे ने ऐसे किया। एडवर्ब बहुत अच्छा है, जो पिताजी के मान को और सम्मान को बढ़ाता है, यानी कि उसको क्वालिफाई करता है। लेकिन एडजेक्टिव का क्या है? भतीजा है, तो ये एडजेक्टिव का भी मान बढ़ाता है कि भैया देखो, चाचा जी आप भी टेंशन नहीं लो, अगर एडवर्ब कुछ अच्छा करेगा आपके घर में, आपका जो भतीजा होगा वो कुछ अच्छा करेगा, तो ऐसा चाचा आपको भी तो लगेगा कि भैया अच्छा काम हो रहा है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं भाई, बढ़िया है, मेरा भतीजे ने ये किया, मेरे भतीजे ने वो किया, तो ऐसा लोग कहते हैं। तो ठीक है। तो एडवर्ब में क्या है? एडवर्ब आपके चाचा को भी मान बढ़ाएगा, और अपने पिताजी का तो बढ़ाएगा ही, लेकिन खुद भी प्राउड वाली फीलिंग लाता है कि अरे वाह, मैंने भी जिंदगी में कुछ किया है। तो एडवर्ब किसे किसे क्वालिफाई करता है? एडवर्ब तीन वो क्वालिफाई करता है, अपने चाचा को यानी एडजेक्टिव, अपने पिता को यानी कि वर्ब, और खुद को भी क्वालिफाई करता है यानी कि एडवर्ब। अब नाउन का क्या है? नाउन का एक भाई और है, कोई भी है, मान लो कंजक्शन, कंजक्शन। अब नाउन का एक भाई है कंजक्शन, जो आपस में इन दोनों को जोड़े रखता है, नाउन और कंजक्शन को आपस में जोड़े रखता है कि भैया आओ, बैठे हैं साथ में, है ना, आपस में रिश्तेदार। या कंजक्शन का काम क्या होता है? नाउन को नाउन से जोड़ना, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ना। कंजक्शन का काम है एक दूसरे को जोड़ना, और इनका एक अदर रिलेटिव है प्रपोजिशन। ये थोड़ा अलग से समझ जाइए, इस फैमिली पार्ट में मत लेना, लेकिन ले लीजिए। प्रपोजिशन का काम होता है कुछ एडिशन, जानकारी देना, चुगली करना, सीधी बात। पता है आज नाउन ने क्या किया, आज नाउन ने ये कर दिया, आज नाउन ने वो कर दिया, मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ, या किसी सेंटेंस में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना, कुछ एक्स्ट्रा बताना। कहते हैं ना, चार मुंह चार बातें, वैसे ही वाला सीन है। प्रपोजिशन का काम यही होता है। आई थिंक यू आर एन, मतलब आप लोग समझ गए होंगे। फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ग्रामर की कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप जितनी भी वोकैब मैं पढ़ाऊंगा, टेलीग्राम के चैनल पे शंखवार एसएससी के नाम से चैनल होगा टेलीग्राम का। मैं आपको वैसे तो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करेंगे वो कैब रहेगी। मैंने पहले भी आपको बताया, इस कोर्स के बारे में फिर बता देता हूँ। कम से कम 48 से लेके 55 वीडियोस के आसपास आपकी ग्रामर कंप्लीट होगी, और लगभग इतनी ही वीडियोस में वो कैब होगी। हम वो कैब को थोड़े डिफरेंस तरीके से पढ़ाएंगे, जिस तरीके से आपको ग्रामर भी समझ में आए, और जिस तरीके से आपको वोकेबलरी भी समझना है। याद करवाने की कोशिश करेंगे, पर एक चीज़ मैं आपको क्लियरिटी के साथ फिर कह देता हूँ, विदाउट रिवीजन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी भी चैनल से जुड़िए, मेरे नहीं, किसी भी और चैनल से जुड़िए, तो उस नोट्स को जो आपने बनाए हैं, कहीं भी बनाए हैं, उनको रिवाइज जरूर करिए। रिवाइज किए बिना आप नहीं समझ सकते। दूसरी बात, इंग्लिश को ये डर निकाल दीजिए कि यार ये सब्जेक्ट तो टफ है, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ या कहीं से भी हूँ। आपको इंग्लिश सुधारने के लिए दो चीज़ें करनी है। एक तो रीडिंग, अगर आप 10-15 मिनट की रीडिंग इंग्लिश में करते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं। और अगर आप मूवीज़ देखने में शौकीन हैं, तो आप इंग्लिश में ही मूवी देखिए,
कोशिश कीजिए सबटाइटल लगाने लगा लीजिए, पर इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट कीजिए और मीनिंग निकालना स्टार्ट कीजिए कि अच्छा ये आदमी ये कह रहा है। उसे ब्रेक करनी है, उसे ब्रेक कैसे कि अच्छा यहाँ पे उन्होंने बोला ही नाउन है, बॉट वर्ब है, बुक ऑब्जेक्ट है, पर नाउन है, तो ऐसे ब्रेक करेंगे। दूसरी चीज़ है रीडिंग तो आपकी इंग्लिश हो गई, और लर्निंग, लर्निंग और एक चीज़ जो आपको एक्स्ट्रा करनी है वो है दिमाग से ये चीज़ निकाल देना है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज हम दो चीज़ों से सीखते हैं, एक तो बोलने से और दूसरा सुनने से। तो कोशिश कीजिए जितनी आप सुन सकते हो, जितनी आप बोल सकते हैं इंग्लिश उतनी बोलिए। गलत बोलते हैं गलत बोलिए, बचपन में हम लोग हिंदी भी गलत ही बोलते थे। जब छोटे थे तो हिंदी गलत ही बोली जाती थी, पर अब हमें इंग्लिश बोलनी है, और हम अब बड़े हैं, हमें समझ में आ जाता है कि इंग्लिश हमने गलत बोली है, कहीं सेंटेंस गलत हो गया या कोई कोई मीनिंग कोई शब्द गलत हो गया। छोटे बच्चे जब बोलते हैं तो पानी को मम्मम बोलते हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐसे शब्द उनकी अपनी उनकी अलग परिभाषा होती है हिंदी की। लेकिन हम जो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप गलत बोलते हैं, आप बोलिए, आप बोलते जाइए। धीरे धीरे आपको कोई टोकता रहेगा, अगर आपके घर में परिवार में या कोई जानने वाला दोस्त जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको बताएगा देख भाई ये सेंटेंस गलत है, देख भाई ये बात गलत है, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये सही है। खुद रिकॉर्ड करिए अपनी बात को, कोई एक लेक्चर लीजिए, किसको एक टॉपिक लीजिए, कोशिश कीजिए अगर आपके पास टाइम है फ्री है तो उस पर इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए। आपकी इंग्लिश ग्रोथ हो जाएगी, ये गारंटी। अगर आप रीडिंग भी करते हैं ना तो भी आपकी इंग्लिश ग्रोथ हो जाएगी। हालांकि एसएससी लेवल की इंग्लिश के लिए तो हमें ज़्यादा टफनेस नहीं करनी होती, हाँ ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होनी चाहिए, लेकिन लर्निंग तो करनी पड़ेगी। लर्निंग के बिना तो आप नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम 2500 से ज़्यादा आपको शब्द याद करने हैं वोकैब में, और ग्रामर में कम से कम 100 रूल्स तो याद करने ही करने हैं ग्रामर के। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ क्लासेस का थोड़ा रूटीन कि क्या रहेगा। आज मंडे है, आपको ये लेक्चर मिल गया है, ट्यूसडे में भी रहेगा लेक्चर, वेडनेसडे को भी रहेगा ही, थर्सडे को भी रहेगा ही। लेकिन बता देता हूँ ग्रामर इन दिनों में, अभी ये जो पहला वीक है जैसे बेसिक्स चलेगा, बेसिक्स आपकी अंडरस्टैंड डेवलप करना कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, फिर नाउन के पार्ट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सब के बारे में बताऊंगा। ठीक, एग्जाम्पल देके बताऊंगा, और नाउन के फंक्शंस बताऊंगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्रपोजिशन क्या होता है, प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा, कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा, एडजेक्टिव कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब के बारे में बताऊंगा, कितने टाइप के एडवर्ब होते हैं, और फ्रेजेस क्या होते हैं, और क्लॉजेस क्या होते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। ये बेसिक्स के अंडर काउंट हो जाएगा, जितना भी आप बेसिक पढ़ेंगे ये उसके अंदर काउंट हो जाएगा। जो काउंट नहीं होगा तो ये 4 दिन में आपके बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, और बेसिक ही जितने भी वर्ड्स मैं लाऊंगा वो कैप के वो बेसिक वर्ड होंगे जो आपने पढ़े हैं और जो आप बचपन से जानते हैं। तो शुरू ये मत सोचिएगा कि पहले दिन तो सर ने इतनी इजी वो कैप बता दी, सर बता रहे हैं प्लेइंग का मतलब, प्ले का मतलब खेलना होता है, ये तो मुझे पता है, सब कुछ नया बताओ जो एसएससी रिलेटेड है। आपको बस पढ़ना है, आपको बिलीव करना है, और बिलीव ये कि मेरे पे बिलीव करिए, और आगे क्या क्या चीज़ें मैं करा दूंगा, धीरे धीरे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। बेसिक्स के बाद हम आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, अगर आप टाइम नहीं दे पाएंगे तो दिक्कत है। इंग्लिश को आपको कम से कम, मैंने पहले भी बोला फिर बोल देता हूँ कि 2 से ढाई घंटा तो आपको देना ही देना है। अगर इतना नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। हम मानते हैं कि एसएससी में जो थोड़ा ये है कि भाई 4 सब्जेक्ट का वेटेज है, लेकिन मैं बता देता हूँ इंग्लिश का वेटेज बहुत है, प्री में बराबर है लेकिन इंग्लिश का वेटेज मेंस में बहुत है, 135, और उसके लिए आपको टाइम तो देना होगा। दूसरी बात कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं 4, रीजनिंग आपकी बहुत जल्दी कवर हो जाती है, और बहुत जल्दी मैं कहूँगा कि अगर आप न्यू हैं तो रीजनिंग को ही पहला फोकस बनाएं। इंग्लिश तो आप लेक्चर्स आप सबके लीजिए, बराबर लीजिए लेक्चर, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं लेक्चर सबके लीजिए, पर रीजनिंग को जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए। और रीजनिंग की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर देते हैं शुरुआत में, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कर दिया। रीजनिंग को 1 घंटा तो आप दीजिए ही दीजिए, लेक्चर्स नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस पे उतर आइए। शुरुआत में किताब से करिए, जब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए तो सेक्शंस पे चले जाइए, है ना। लेकिन इंग्लिश के लिए आपको थोड़ा थोड़ा नहीं क्या बहुत ज़्यादा पेशेंस है, और मैथ के लिए तो और ज़्यादा। अगर आप मैथ्स में वीक हैं, अगर अच्छे हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जीएस थोड़ी अनप्रडिक्टेबल होती है। पर आप जीएस पढ़िए, जितना ज़्यादा जीएस में रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रेडिक्टेबल अच्छी होगी। फिलहाल मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, और इंग्लिश अगर इस चैनल से आप जुड़े रहते हैं आने वाले 4 से 5 महीने के लिए,
तो ये कोर्स के एंड तक आप खुद कहेंगे कि हाँ, मेरे में प्रोग्रेस हुई है। आप चाहें तो अभी एक टेस्ट दे के देख लें, अगर आप न्यू हैं। और ये बैच कम्प्लीटली 2026 एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। 2025 के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना देखें तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि 2025 के स्टूडेंट्स देखें। अगर आप को लग रहा है कि भाई 2026 में तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो सही 2025 में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं 2026 में जा रहा हूँ। हाँ, तो देखिए और बिंदास देखिए, ये लेक्चर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। हर शाम 8 बजे आपको लेक्चर मिल जाएंगे रिकॉर्डेड बेसिस पे। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट्स हो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं, या नंबर अपडेट करा देंगे तो आप नंबर पे पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स लिए जाएंगे, कमेंट सेक्शन में आपके डाउट लिए जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ले सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आज का लेक्चर फिलहाल यहीं ख़त्म होता है। आई थिंक यू एंजॉय, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।